हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल एजुकेशन बाय प्रियंका को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लोकसभा के बारे में। जैसे कि आपको पता है, लोकसभा का वर्णन अनुच्छेद 81 में किया गया है, ठीक है, जो कि आपको पता है लोकप्रिय सदन होता है सबसे, ठीक है। तो इसमें सदस्यों की संख्या जो है वो 552 अधिकतम की गई है। तो लोकसभा जो है हमारा वो सबसे निम्न सदन और लोकप्रिय सदन होता है, ठीक है। लोकसभा के सदस्य जो होते हैं वो डायरेक्टली जनता द्वारा चुने जाते हैं, यानी प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा इसके सदस्यों का चुनाव होता है। लोकसभा जो कि संवैधानिक रूप से लोगों का सदन होता है, ठीक है, और ये भारत की द्विसदनीय संसद का निचला सदन होता है, ठीक है, निम्न सदन होता है जिसे कभी भी भंग किया जा सकता है। जो लोकसभा के सदस्य होते हैं वो अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए वयस्क सार्वभौमिक मताधिकार, यानी प्रत्येक वह व्यक्ति जो कि वयस्क हो चुका है, 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका है, वो वोट डालने का अधिकारी है, मत देने का अधिकारी होता है और एक सरल बहुमत प्रणाली के द्वारा इसमें चुनाव की प्रक्रिया को संपन्न कराया जाता है। लोकसभा में प्रत्येक 5 वर्ष के लिए चुनाव होते हैं और जब तक राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्री परिषद की सलाह पर सदन को भंग नहीं कर देता, तब तक वे व्यक्ति अपने सीटों पर सदस्य बने रहते हैं। और जो संसद भवन है वो वर्तमान में लोकसभा का नई दिल्ली में उपस्थित है, ठीक है। अब इसमें अगर हम बात करें सदस्यों की, तो इसमें अधिकतम 530 सदस्य जो हैं वो राज्यों के निर्वाचन क्षेत्रों में, 20 सदस्य जो है वो केंद्र शासित क्षेत्रों से होते हैं और 2 सदस्य जो हैं वो मनोनीत किए जाते हैं। इस प्रकार से सदस्यों की संख्या होती है, जो कि कैसे होती है सदस्य संख्या, जो सदस्य संख्या है वो आपकी होगी 530, ठीक है, प्लस 20 प्लस 2 जो कि मनोनीत होंगे। इस प्रकार से सदस्य संख्या आपकी होगी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 82 में इसकी व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक जनगणना के उपरांत परिसीमन आयोग, ठीक है, संसद के आदेशानुसार विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व में परिवर्तन करेगा, यानी समय समय पर इसमें परिवर्तन भी किया जा सकता है और इसकी निर्वाचन की देख रेख भी उसी के अधीन की जाती है। लोकसभा जो कि भंग करने योग्य होता है, यानी समय समय पर उसमें उसको भंग भी किया जा सकता है, मंत्रिमंडल के अधीन रहता है, ठीक है। इसमें जो भी बजट या कोई भी चीजें प्रस्तावित होती हैं वो सबसे पहले लोकसभा में आती हैं और उसके बाद ही राज्यसभा में जाती हैं। अब अगर हम बात करें लोकसभा के सदस्यों की क्या योग्यताएं होती हैं, तो सबसे पहली और इम्पोर्टेंट योग्यता क्या होती है लोकसभा के सदस्य के लिए, कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, मतलब वह भारतीय होना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट योग्यता यह है कि उसकी आयु कम से कम 25 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए। तीसरी इंपॉर्टेंट योग्यता उनके लिए है कि अतिरिक्त योग्यताएं जो कि कानून द्वारा संसद की निर्धारित की जाती है, मतलब वो सभी योग्यताएं उनमें होनी चाहिए जो कि एक लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक होती हैं। इसके बाद अगर हम बात करें लोकसभा के सदस्यों की योग्यताओं की, तो वह व्यक्ति जो कि लोकसभा का सदस्य चुने जाने के योग्य होता है वह इस पद पर रहता है। और सबसे लास्ट की ये है कि वह कोई भी लाभ के पद पर ना हो, ठीक है, कोई लाभ के पद पर ना हो, मतलब जो लोकसभा का सदस्य होता है वो किसी भी लाभ के पद पर ना हो, ऐसी शर्त होती है। वह किसी भी न्यायालय द्वारा पागल या दिवालिया घोषित नहीं किया गया। पागल मतलब मानसिक रूप से उसकी स्थिति जो है वो ठीक होनी चाहिए, यदि राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लेने वाला व्यक्ति होना चाहिए, तो दिवालिया या फिर पागल ना हो, ठीक है। ये सभी अगर योग्यताएं वह व्यक्ति रखता है तो इस अनुसार वह लोकसभा का सदस्य चुने जाने के योग्य होता है। और इसमें एक और चीज है कि अनुच्छेद 51 के तहत जन प्रतिनिधित्व अधिनियम जो है उसमें पास करके संसद सदस्यों के लिए और भी योग्यताएं निर्धारित की जाती हैं जो कि होनी आवश्यक होती हैं। और जो व्यक्ति जिस क्षेत्र से उम्मीदवार बन रहा है प्रॉपर वहां का वह सदस्य होना चाहिए, उस क्षेत्र से संबंधित भी होना चाहिए। फिर अगर हम बात करें लोकसभा की शक्तियों की, तो लोकसभा की शक्तियां होती हैं विधायी शक्तियां, वित्तीय शक्तियां, कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति और संविधान में संशोधन की शक्ति भी लोकसभा को प्राप्त होती है।
अब अगर हम बात करें इसके कार्यकाल की, तो इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, जिसे कि समय से पूर्व भी विघटित किया जा सकता है, मतलब भंग किया जा सकता है। अब इसकी अगर हम शक्तियों की जैसे बात कर रहे हैं, तो विधायी शक्ति जो आपकी होती है, विधायी शक्ति का आशय किससे है? मतलब कानून निर्माण की शक्ति। विधायी शक्ति यानी कानून निर्माण की शक्ति, ठीक है। अब कानून निर्माण की शक्ति मतलब लोकसभा को ये शक्ति प्रदान की गई है कि वह भारतीय संसद जो है संघीय सूची, समवर्ती सूची और अवशेष विषय पर, यानी कुछ विशेष परिस्थितियों में राज्य सूची के विषय पर कानून निर्माण कर सकती है। और संविधान के द्वारा साधारण जो भी अवित्तीय विधेयक है, उसके संबंध में लोकसभा और राज्यसभा को समान शक्तियां प्रदान की गई हैं, लेकिन वास्तविक रूप में इन शक्तियों का प्रयोग कौन करता है? लोकसभा करती है, ठीक है। तो राष्ट्रपति के पास प्रस्ताव जाता है हस्ताक्षर के लिए, और वो वहां पे पारित होता है लोकसभा में, उसके बाद ही वह कानून बनने का काम करता है। अगला अगर हम बात करें वित्तीय शक्तियों की, तो लोकसभा के पास वित्तीय शक्तियां प्राप्त होती हैं, क्योंकि आपको पता होगा बजट बनाने की जो शक्ति होती है वो किसके पास होती है? लोकसभा के पास होती है, ठीक है। बजट की जो शक्ति है वो किसके पास होती है? लोकसभा के पास होती है। तो भारतीय संविधान द्वारा जो वित्तीय क्षेत्र में शक्ति है वो लोकसभा को प्रदान की जाती है। इस संबंध में राज्यसभा की स्थिति जो होती है बहुत ही नगण्य होती है, मतलब राज्यसभा को वो शक्तियां प्रदान नहीं की जाती हैं। अनुच्छेद अगर हम 109 की बात करें, तो वित्त विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तावित होते हैं, ठीक है, और राज्यसभा में नहीं जाते हैं। लोकसभा में पारित होने के बाद विधेयक राज्यसभा भेजा जाता है, और राज्यसभा के लिए आवश्यक होता है कि वित्त विधेयक की प्राप्ति की तिथि से 14 दिन के अंदर विधेयक लोकसभा में वापस लौटा दे, ठीक है। राज्यसभा विधेयक में किसी भी प्रकार से संशोधन का सुझाव दे सकता है, लेकिन उसे स्वीकार करना या अस्वीकार करना ये किस पर निर्भर करता है? लोकसभा पर निर्भर करता है। यदि वह चाहे तो राज्यसभा द्वारा भेजे गए जो भी प्रस्ताव उसको अस्वीकार भी कर सकती है, या फिर उसमें संशोधन करने के लिए उसे स्वीकार भी कर सकती है। फिर अगर हम बात करें कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति, तो लोकसभा को ये शक्ति प्रदान की गई कि वो कार्यपालिका पर नियंत्रण रख सकती है, यानी सभी प्रकार से उस पर कंट्रोल बनाए रख सकती है। कार्यपालिका जिसका कि प्रधान राष्ट्रपति होता है, उसे भी कंट्रोल करने की पावर लोकसभा के पास होती है, ठीक है। तो भारतीय संविधान के द्वारा संसदात्मक व्यवस्था की स्थापना की गई है, मतलब हमारे यहाँ चूंकि संसद सर्वोच्च होती है, तो इसके अनुसार संघीय कार्यपालिका अर्थात जो हमारा मंत्रिमंडल सदन है संसद का, इसके प्रति उत्तरदायी होगा लोकसभा के प्रति, और मंत्रिमंडल केवल उसी समय तक पद पर रह सकता है जब तक कि उसे लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त है। अगर इसे लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त नहीं है, तो ये लोकसभा को भंग किया जा सकता है, ठीक है। फिर अगर हम बात करें संविधान में संशोधन की शक्ति, तो लोकसभा को प्रत्येक प्रकार की वह शक्ति प्रदान की गई है जिससे वो हमारे संविधान में किसी भी प्रकार से संशोधन कर सकती है, जैसे राज्य के नामों में परिवर्तन, ठीक है। राज्य के नाम में परिवर्तन करने की शक्ति किसके पास होती है? लोकसभा के पास होती है, ठीक है। अन्य जो भी हमारे संविधान में संशोधन है वो भी इसी के माध्यम से किए जाते हैं, जैसे कि अन्य नदियों के नामों में परिवर्तन करना है, या किसी भी प्रकार से संशोधन, या राज्य जो भाषाई आधार पर राज्यों का निर्माण होता है उनके नामों में परिवर्तन करना है, तो ये शक्ति भी संविधान संशोधन के माध्यम से लोकसभा को प्रदान की जाती है, ठीक है। तो लोकसभा के कार्य, उनके कार्यों की जो भी गणना है, इन सभी की शक्ति आपको लोकसभा को प्रदान की जाती है, और वह किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति या अन्य जो भी मंत्रिमंडल है उनके सदस्यों के द्वारा ये सारे कार्य किए जाते हैं। फिर अगर हम बात करें लोकसभा की विशेष शक्तियों की, तो विशेष शक्तियों से आशय किस शक्ति से है कि मंत्रिपरिषद जो है केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। मंत्रिपरिषद जो कि इसमें रहती है लोकसभा में, जो कार्यपालिका का प्रधान है राष्ट्रपति, वह क्या करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, और वो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करती है, जिससे कि मंत्रिपरिषद मिलकर बनती है। तो ये किसके प्रति उत्तरदायी होगी? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। और यदि अविश्वास प्रस्ताव जो है सरकार के विरुद्ध, केवल यही लाया जा सकता है, मतलब केवल लोकसभा में ही अविश्वास प्रस्ताव को लाया जा सकता है। राज्यसभा द्वारा किसी भी प्रकार से प्रस्ताव को अस्वीकार या अविश्वास उसके विरुद्ध जाया नहीं किया जा सकता। फिर अगर हम बात करें धन विधेयक की, तो धन विधेयक बिल का आशय हमारा किससे है? विधेयक से है,
तो धन विधेयक पारित करने का जो निर्णायक सदन होता है वो लोकसभा होता है, यानी अंतिम रूप में लोकसभा में ही हमारा बिल जो है वो पारित होता है और उसका अंतिम निर्णय होता है। तीसरा, अगर हम बात करें लोकसभा की विशेष शक्तियों की, तो राष्ट्रीय आपातकाल को जारी रखने का प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाया जाता है, यानी अगर किसी भी राष्ट्रीय स्तर पर आपातकाल की घोषणा की जाती है तो सबसे पहले वो प्रस्ताव कहाँ पे आएगा, लोकसभा में आएगा, और लोकसभा के द्वारा अगर वो स्वीकृत हो जाता है तभी राज्यों में आपातकाल की घोषणा की जाती है। ठीक है, फिर अगर हम बात करें लोकसभा के सत्र की, तो इसका वर्णन किसमें किया गया है, अनुच्छेद 85 में इसका वर्णन किया गया है लोकसभा के सत्र का। जैसे कि बजट सत्र जो है वो सबसे प्रमुख सत्र होता है, जो कि वर्ष का पहला सत्र होता है। ठीक है, जो कि हर 6 माह में प्रस्तुत किया जाता है और सामान्यतः यह फरवरी और मई के मध्य इसके बीच चलता है और सबसे लंबा चलने वाला सत्र होता है, जिसमें बजट प्रस्तावित होता है, यानी बिल हर प्रकार के जो भी, जैसे सामान्य बिल है यानी मनी बिल जैसे आपका हो गया, ये भी इसी में बजट सत्र के अंतर्गत ही आता है मनी बिल। तो ये सारी चीजें प्रस्तावित होती हैं बजट सत्र के अंतर्गत। दूसरा, आपका जो मानसून सत्र होता है वो जुलाई और अगस्त के महीने में होता है, मध्य में। ठीक है, और तीसरा जो हमारा शरद सत्र होता है वो नवंबर और दिसंबर के मध्य में होता है, जो कि सबसे कम समयावधि वाला होता है, यानी बहुत ही कम समय में चलने वाला सत्र होता है। फिर अगर हम बात करें लोकसभा के सदस्यों की, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो इसमें अधिकतम सदस्य संख्या है वो कितनी होती है, 552। ये आपकी अधिकतम सदस्य संख्या होती है, जिसमें कि 530 सदस्य प्लस जो 20 आपके होंगे वो किससे होंगे, केंद्र शासित प्रदेश से, और 2 जो होंगे वो मनोनीत होंगे। तो ये जो 543 है ये वर्तमान सदस्य संख्या है लोकसभा की, जो कि समय समय में परिवर्तित भी होती रहती है। थैंक यू सो मच दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।